नारायण जी अपनी पत्नी मनोरमा के साथ पार्क में बहुत ही उदास बैठे थे। वो एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट रहे थे। तभी वहाँ पर, अरे नारायण जी, सब ठीक तो है ना? लोग सुबह में और शाम में बगीचे में घूमने आते हैं। इस दोपहरी में आप इस सुनसान बगीचे में मनोरमा भाभी को लेकर क्यों बैठे हैं? क्या कोई बात है? अरे नारायण जी, अब तो 100 में से 50 घरों की यही कहानी है कि बहू बेटे या तो अलग जाकर रहते हैं या बेटा घर जमाई बनकर रहता है। अब क्या किया जाए, आपको खुद को संभालना ही होगा। जो जीते जी आपको छोड़कर चला गया, उसके लिए क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? देखिए कहीं भाभी जी की तबीयत ना खराब हो जाए। नारायण जी के पड़ोसी वर्मा जी बैंक का काम निपटा कर वापस आ रहे थे। तभी उनकी नज़र सुनसान बगीचे में बैठे नारायण जी पर पड़ी और उन्होंने पूछ लिया। वर्मा जी की पत्नी विमला जी बोली, हाँ भाई, जब बेटा कमाने वाला और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अपनी पसंद से ले आए तो ऐसा ही तो होता है। अब देख लीजिए नारायण जी, आप हमारे लड़के को कहते थे कि पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है, न जाने क्या करेगा। भले ही आपके बेटे की तरह मेरा राजू बड़ी नौकरी नहीं करता और दुकान पर ही बैठता है, पर रहता हम लोगों के साथ है और हमारी बहू हमारी इज्जत भी करती है। तो अब बताइए कौन हुआ नालायक और कौन हुआ लायक? और ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अपने सुख के लिए जो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकी, आपको लगता है वो अपने मायके में आपके बेटे की सेवा करेंगी या उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करेंगे? बताओ भाई, माँ बाप को छोड़कर बेटा घर जमाई बनकर बैठा है। वर्मा जी अपनी पत्नी से बोले, ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो सामने वाला पहले से परेशान है, तुम और आग में घी डाल रही हो। चलो घर चलते हैं, धूप बहुत है, मुझे प्यास लग रही है। मिसेज वर्मा बोली, सच बोलती हूँ, इसीलिए लोगों को मेरी बातें कड़वी लग जाती हैं। अब देखो बेचारे, अगर पेंशन पर नहीं जीते होते तब तो उनके बेटे बहू इनसे भीख मंगवाते। आज पार्क में बैठे हैं, अगर बेटा बहू उनके साथ रह जाता तब तो स्टेशन पर कटोरा लेकर बैठे रहते। वर्मा जी बोले, अब बस भी करो, गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मैंने इनका हाल चाल पूछ लिया। तुम औरतों की यही समस्या होती है, एक दूसरे का दर्द कभी तुम लोग समझती ही नहीं हो। जब देखो तब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हो। मनोरमा भाभी तो इतनी सीधी सादी हैं, फिर तुम उन्हें क्यों परेशान करती रहती हो? अजी मैंने क्या परेशान कर दिया उन्हें? जो है वही तो कह रही हूँ। अब उनका बेटा घर जमाई बन गया है तो बन गया है, उसमें मैं क्या करूँ? अब चलो यहाँ से, इतना कहकर वर्मा जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गए। मनोरमा जी अपना आंचल नारायण जी के सर पर रखते हुए बोली, सुनो जी, चलो अब चलते हैं, कहीं आपको लू ना लग जाए। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदला तो नहीं जा सकता। कितनी देर घर से बाहर रहेंगे? नारायण जी बोले, मनोरमा तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा बेटा वहाँ सुखी रहेगा? क्या मैंने कोई कठोर कदम तो नहीं उठाया? मनोरमा जी बोले, आपने कुछ नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गया है। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ भी रहे सुखी और स्वस्थ रहे। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने घर चले गए। सच कहते हैं लोग, माँ का दिल होने वाली परेशानियों को पहले ही भाग जाता है। पता नहीं क्यों, पर मनोरमा जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका बेटा कोई बड़ी मुसीबत में है और वो अपनी माँ को याद कर रहा है। इधर नारायण जी भी अपने बेटे राजवीर की चिंता में दिन रात डूबे रहते थे और मनोरमा जी ने तो मानो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। उधर 2 दिनों से राजवीर बुखार में तड़प रहा था, पर उसके ससुराल में किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि कोई उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी कोमल भी अपनी किट्टी पार्टी और मौज मस्ती में इतनी व्यस्त रहती थी कि राजवीर को नौकरों के सहारे छोड़कर आज फिर किसी फंक्शन में चली गई थी। राजवीर को प्यास लगी थी, पर उसे नौकरों को आवाज़ देने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा में डूबा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ये दुर्दशा हो जाएगी।
पर अपनी इस स्थिति के लिए वो किसे दोष देता। घर जमाई बनकर ससुराल में रहने का उसका खुद का फैसला था, तो पत्नी को भी स्वार्थी कैसे कह सकता था, जबकि वो खुद अपने पिता की दुर्बलता को देखकर भी उनसे मुंह फेर कर आया था। परंतु ससुराल में आकर निरंतर सबके द्वारा वो छला जा रहा था। कुछ दिनों तक तो उसका ससुराल में बहुत आदर सम्मान हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो आदर सम्मान कम होता चला गया। खैर, इन सभी बातों का दोषी वो खुद ही था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यहाँ पर उसको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। थोड़ी देर पहले राजवीर ने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम कहीं मत जाओ। अगर मेरी माँ रहती तो मेरे सिरहाने बैठी रहती, पर कोई बात नहीं, तुम हो ना। तुम्हारे लिए ही तो मैं सबको छोड़ आया हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। इतना कहकर राजवीर ने कोमल का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने की कोशिश की। कोमल उसका हाथ छिड़कते हुए बोली, ओ प्लीज राजवीर, तुम अपनी माँ की तरह मुझे गंवार समझते हो क्या? पति की सेवा के लिए मैं अपनी जिंदगी को भूल जाऊं और तुम्हारे सिरहाने बैठी रहूं? मेरे पास इतना समय नहीं है और मेरी अपनी जिंदगी भी है। मैं हर समय तुम्हारी देखभाल करती रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। घर में नौकर किस लिए हैं? तुम्हें जो भी चाहिए हो इसे बोल दो, ये सब कर देगा। और हाँ राजवीर, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूंगी। नौकरों से कह दिया है, तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो वो दे देंगे, और सपने वही देखना चाहिए जो पूरे हो सकते हैं। और हाँ राजवीर, ये मत भूलो कि ये घर मेरा है। तुम मेरे घर में घर जमाई बनकर रहते हो, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद मत रखना। जितना तुम्हारे साथ हो रहा है उतना ही बहुत है। और मन में बड़बड़ाती हुई, एक तो ये राजवीर मेरे यहाँ घर जवाई बनकर बैठा है और ऊपर से रौब ऐसे दिखाता है जैसे कि ये घर इसी का हो। यही सब बड़बड़ाते हुए कोमल लहराती हुई वहाँ से चली गई। राजवीर कमरे में अकेले बैठा बैठा अपने माता पिता को याद कर रहा था। उसके पिता नारायण जी, जो उसके बहुत करीब थे, उसकी बहुत चिंता करते थे, और राजवीर भी अपने पिता को अपना आदर्श मानता था। उसे याद आया कि कैसे उसने कोमल के कहने पर अपने आदर्श पिता पर शक किया, जिसका परिणाम आज वो भुगत रहा है। सच कहा है किसी ने, शक्की आदमी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही राजवीर के साथ हुआ था। उसके शक ने उसे अपने ही परिवार से अजनबी बना दिया। जिसके लिए उसने अपने जन्मदाता को छोड़ा, वो भी उसकी ना हो पाई। बुखार में तड़पता राजवीर अपनी माँ मनोरमा देवी को याद कर रहा था, जो उसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती थी। उसकी एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर बेटे के पास दौड़ी आती थी। हल्का सा बुखार होने पर भी रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। नारायण जी समझाते कि मनोरमा हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। उस पर मनोरमा जी कहती, मेरा बेटा बुखार में रहेगा और मैं आराम से रहूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक माँ के हृदय को नहीं समझ सकते। ये कहीं भी रहे, इसके लिए मेरा दिल हमेशा तड़पता ही रहता है। ईश्वर मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लगा दे। मनोरमा जी राजवीर की हर इच्छा पूरी करती थी। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा। समय बीतता गया, माता पिता की मेहनत रंग लाई। बेटा होनहार हुआ तो उनके परिवार की खुशी की चर्चा हर जगह होती गई। उनके पड़ोस में सुमित्रा जी रहती थी, जिनकी बेटी कोमल की उम्र लगभग राजवीर के बराबर ही थी। दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था, तो एक मोहल्ले में रहने के नाते दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। एक खाता पीता परिवार कमाऊ लड़का तो हर लड़की के माँ बाप को अच्छा और लुभावना लगता है। तो बस सुमित्रा जी की नज़र राजवीर पर आकर रुक गई। फिर उन्होंने मनोरमा जी से खूब अच्छी दोस्ती बनाई। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे, पर जल्दी ही मनोरमा जी की खुशियों को जमाने की नज़र लग गई। उन्हें लीवर कैंसर हो गया,
जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 6 महीने में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा राजवीर की चिंता खाने लगी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। हर दिन मनोरमा जी यही सोचती थी कि अब पति और बेटे को किसके सहारे छोड़कर जाएं, क्योंकि हालात बदल रहे थे जो अब उनके वश में नहीं था। इसी बात का फ़ायदा सुमित्रा जी ने उठाया और उन्होंने कोमल के रिश्ते की बात मनोरमा जी के सामने रख दी और ये भरोसा दिलाया कि उनके ना रहने पर वो दोनों बच्चों का ध्यान एक जैसा रखेगी, ताकि वे निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सके। इस वादे पर भरोसा रखकर मनोरमा जी ने राजवीर और कोमल की शादी जल्द से जल्द करवाने की ठान ली। माँ और पत्नी की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए दोनों पिता पुत्र मान गए, करते भी क्या। फिर राजवीर और कोमल की धूमधाम से शादी हो गई। 2-4 दिन बाद सुमित्रा जी अपना पूरा सामान लेकर राजवीर के घर पर आ गईं, ये कहते हुए कि उनकी बेटी अभी घर गृहस्थी के झमेले से अनभिज्ञ है। मनोरमा जी को लगा कि चलो अच्छा है वो उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ आई हैं, पर ये क्या, उनके आते ही कोमल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लेट तक अपने कमरे में सोती रहती, जबकि वो जानती थी कि मनोरमा जी के पास वक्त ज़्यादा नहीं था। फिर भी अपने बेटे के लिए मनोरमा जी कुछ न कुछ करती ही रहती थी। वही ये सब देखकर नारायण जी आग बबूला हो रहे थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता था। मनोरमा जी और नारायण जी सुमित्रा की वजह से खुश नहीं थे। सुमित्रा जी कहती थी, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब क्या मेरी बेटी जिसकी नई नई शादी हुई है वो मातम मनाती रहे, क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी। सुमित्रा जी की बातों से मनोरमा जी बहुत आहत हुई। उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो नारायण जी ने बड़े आदर के साथ सुमित्रा जी से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ सुमित्रा जी, आप अपने घर रहने चले जाइए। आपकी बेटी को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूँ। पर आपके रहने से हो सकता है हमारा बसा बसाया घर उजड़ जाए और मेरी पत्नी के पास अब समय ज़्यादा नहीं है, मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता। कोमल ने ये बातें सुन ली थी, फिर क्या था। वो राशन पानी लेकर दोनों पति पत्नी पर चढ़ गई और बोली, अच्छा, अब मेरी माँ का रहना यहाँ आपको खटकने लगा। मेरी माँ को आप लोग इस घर से निकालना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मेरी माँ यहाँ से चली जाएगी तो आप लोग मुझ पर हुक्म चलाओगे? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा पति कमाता है तब ये घर चलता है, इसीलिए आप लोगों के कहने से मैं नहीं चलने वाली। और हाँ मम्मी जी, आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपके मरने से पहले ही आपके बेटे को यहाँ से लेकर मैं चली जाऊँ, तो आपकी आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी। इसीलिए खबरदार, जो मेरी माँ से अगर ऊंची आवाज़ में किसी ने बात करने की कोशिश भी की। अचानक से कोमल ने देखा कि सामने से राजवीर आ रहा था, तो वो चुप हो गई। राजवीर बोला, क्या बात है, किस टॉपिक पर बात हो रही है जो बाहर तक आवाज़ जा रही थी। मनोरमा जी बेटे से कुछ कहती उससे पहले ही कोमल रो रो कर कहने लगी, मैं आपके माता पिता को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती हूँ, पर मेरी माँ का यहाँ सम्मान नहीं होता क्यों? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप सही समझे तो मैं अपनी माँ के साथ मायके चली जाती हूँ रहने के लिए। वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो माँ, मेरे कमरे में चलो, अब आप मेरे कमरे में रहोगी और राजवीर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। इतना कहकर कोमल अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चली गई। नारायण जी और मनोरमा जी अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर हैरान थे। वो चुपचाप खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। नारायण जी और मनोरमा जी अपने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। तभी राजवीर बोला, पापा, माँ का तो मैं समझता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या आपको भी समझ में नहीं आता? अरे अभी बहू को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, आपने तो अभी से हम लोगों को अलग कर दिया है, न जाने आगे और क्या होगा। पापा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी आप लोग बर्बाद करके ही छोड़ेंगे।
इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। नारायण जी हैरानी से अपने बेटे को देखते रह गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके बारे में ऐसा भी सोच सकता है। जो बेटा उन पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, आज पत्नी के कहने पर माँ बाप पर शक करने लगा। सुमित्रा जी और कोमल, अब वो दोनों माँ बेटी अपने ही घर में रहती थी और राजवीर भी वहीं रहने लगा था घर जमाई बनकर। लेकिन कभी कभी वो अपने घर आ जाता था। अगले दिन मनोरमा जी की तबीयत खराब हो गई। वो बार बार एक ही बात नारायण जी से कहती, सुनिए ना, कोमल को बस खुद से प्यार है। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेरे बेटे की भी फिक्र करना छोड़ देगी। वो जब अपने पति की फिक्र नहीं करेगी तो आपकी इज्जत क्या ही करेगी। भगवान करे मेरा डर गलत साबित हो। अपने मन में ढेर सारी अशांति लिए हुए मनोरमा जी ने एक दिन आंखें मूंद ली और सब कुछ नारायण जी पर छोड़कर चली गईं। मनोरमा के जाते ही सुमित्रा जी और कोमल यहीं रहने लगी। वो दोनों नारायण जी को बहुत परेशान करती थी। पत्नी का बिछड़ना नारायण जी सह नहीं पा रहे थे और ऊपर से ये सब। एक दिन गुस्से में नारायण जी ने सुमित्रा और कोमल से कहा, तुम दोनों की वजह से मेरी पत्नी इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चली गई। फिर क्या था, सुमित्रा जी और कोमल के कहने पर राजवीर ने अपने पिता को छोड़कर ससुराल में रहने का फैसला कर लिया। नारायण जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो उनकी एक नहीं माना, बस मौन सादे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। आखिर बेटे की खुशी के लिए नारायण जी ने बिछड़ना भी स्वीकार कर लिया। अचानक से नौकर की आवाज़ पर राजवीर यादों से बाहर आया। साहब, आप कहें तो चाय ला दूं? राजवीर टकटकी लगाए नौकर की तरफ देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने माता पिता के पास नहीं बल्कि ससुराल में है। उसने नहीं में इशारा किया और सोचने लगा कि पिताजी ने कितना समझाया था कि इस फैसले से तुम्हारे जीवन पर बहुत असर होगा। शुरू शुरू में ये खुशी तुम्हें आनंद देगी, पर आगे चलकर तुम्हारी पूरी आज़ादी किसी और के फैसले पर निर्भर हो जाएगी। और वही हो रहा है। आज राजवीर को एहसास होने लगा कि भले ही वो ससुराल के घर में रह रहा है, जितना भी खर्च करे, पर उसका मान सम्मान उसे घर के बेटों जैसा कभी नहीं मिला। क्योंकि मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ता जा रहा था। राजवीर की देखभाल और ख्याल रखने के बदले कोमल को अपने साज श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती थी। मौज मस्ती की सीमाएं तो बढ़ती जा रही थी। पति तो बस पैसा कमाने का एक मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उन्होंने उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आवभगत नहीं होती। अचानक से राजवीर के मन में कुछ आया। अपनी माँ का प्यार उसे याद आने लगा और वो विकल हो गया था। वो तुरंत उठकर अपने कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर अपनी गाड़ी निकाली और पिता के घर की तरफ रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजाले में जब वो घर के समीप पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कड़कड़ उसे पुकार रहा है। उस धरती और आकाश की हवा में मानो ऐसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप, बीमारियां सब लुप्त होने लगी। जैसे ही वो गाड़ी से निकला और अपने घर के गेट के सामने रुका, उसे एक एक चीज में उसकी माँ का प्यार और पिता का विश्वास नजर आने लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर गया तो सामने आराम कुर्सी पर नारायण जी आंखें बंद करके मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से बेटे के पैरों की आहट सुनकर बोले, राजवीर तुम हो क्या? राजवीर बोला, पापा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूँ? बेटे की आवाज़ सुनकर नारायण जी चौंक उठे। सामने राजवीर को देखकर मानो खिल उठे। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटा तुम आ गए। मुझे तो लगा था शायद मैं तुम्हें एक आखिरी बार भी नहीं देख पाऊंगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने या तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हारी पत्नी या सास के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। अनजाने में अगर कुछ कहा हो तो हमें माफ़ कर दो, पर मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारी माँ के बाद एक तुम्हारा ही तो सहारा था। अब अगर तुम गए तो मैं रह नहीं पाऊंगा। पिता के स्नेह भरे एहसास को पाकर राजवीर बोला, पापा
अपने शायद ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। शायद माता पिता का प्यार ऐसा ही होता है जो मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर राजवीर बस रोता रहा। फिर घर के अंदर जाकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन के कुछ वर्ष में मिले उस अपमान, ठोकर और बेगानेपन से उसे अपनों का महत्व समझ में आया कि जो पत्नी उसकी इज्जत नहीं कर रही थी, क्या उसने कभी उसके माता पिता की इज्जत की होगी। जिस घर से उसकी पत्नी ने उसे कभी अलग करवा दिया था, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। नौकरों को कहकर राजवीर ने पिता के पसंद का खाना बनवाया। दोनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया और फिर ढेर सारी बातें की। बाद में राजवीर पिता के सिरहाने जाकर बैठा तो नारायण जी उसका सर सहलाते हुए बोले, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे उस वक्त तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था और तुमको भी मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। राजवीर बोला, पापा फिर आपने मुझे जाने से क्यों नहीं रोका। नारायण जी बोले, बेटा मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े कैसे आ सकता था। तुम नया जीवन शुरू कर रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रेम तुम्हें कमज़ोर कर दे, जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक दे। इसीलिए तो मैंने खुद के लिए वनवास चुन लिया, तुम्हारे लिए नहीं। कहते कहते नारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। राजवीर उनका हाथ थाम कर बोला, पापा आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। राजवीर के व्यवहार से हैरान नारायण जी उसे आश्चर्य से निहारने लगे और बोले, बेटा जो भी बहू के साथ कहा सुनी हुई है उसे खत्म करो। जीवन बहुत छोटा होता है, खुशियों से जीना चाहिए। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जाऊं। मेरा कहा मानो तो बहू को मना कर ले आओ। राजवीर ने विश्वास भरे हाथ अपने पिता के हाथ पर रखा और उन्हें शुभ रात्रि कहकर अपने कमरे में चला गया। जब सोने गया तो बैठे बैठे उसने कोमल को मैसेज भेज दिया, मैं अब तुम्हारे घर लौटकर घर जमाई बनने कभी नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब वापस मेरे घर आकर मेरे साथ रहना होगा। मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें अगर ये स्वीकार हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। सुमित्रा जी ने कोमल को बहुत बहकाने की कोशिश की, परंतु कोमल के पिता मनोहर बाबू ने उस रोज सुमित्रा जी को बहुत डांटा और बेटी से कहा, बेटी अपने जीवन को संवारना है या बिगाड़ना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी माँ ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, ऐसा ना हो कि इसके बहकावे में आकर तुम अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। सोचो कितना पाप लगेगा तुम्हें। तुम दोनों की वजह से वो भली औरत इस दुनिया से चली गई। कहीं तुम्हारे ससुर को कुछ हो गया तो तुम्हारा पति तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं कर पाएगा। जाओ और उस भले मानुष से माफ़ी मांगकर अपनी गृहस्थी की एक नई शुरुआत करो। पिता की बात मानकर कोमल अगले ही दिन राजवीर को फ़ोन करके बोली, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ। आते ही कोमल नारायण जी के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। नारायण जी ने एक पिता होने का फ़र्ज निभाया और उन्होंने कोमल को माफ़ कर दिया, ये कहते हुए कि अब ये घर और यहाँ की एक एक चीज़ तुम्हारी है, तो अब अपना घर संभालो। कोमल ने राजवीर से भी माफ़ी मांगी। राजवीर बोला, इस गलती की तुम अकेली भागीदार नहीं हो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ। मुझे तुम्हारी बात मानकर अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। गलती तो मैंने भी की थी तुम्हारे घर का घर जवाई बनकर, लेकिन मैं अब वो गलती अपनी सुधार लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। तो अब हमें मिलकर ही सब कुछ ठीक करना होगा। हमें अपने इस घर को घर बनाना होगा और एक दूसरे के सुख दुख बांटने होंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।